हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो प्लस टू से शुरू होता है। प्लस टू में आता है, ग्रेजुएशन में आता है, आगे पीजी में आता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस रहती है। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो ये चैप्टर है नेशनल इनकम का। काफ़ी कन्फ्यूजेबल टर्म्स आती है इस चैप्टर में। कन्फ्यूजेबल टर्म्स सिर्फ कहने में है, क्योंकि इनसे इन टर्म्स को याद नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स रहती है कि ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सिस्टम क्या है। वो इसको याद करने की कोशिश करते हैं, और जब इसको याद करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनसे हो नहीं पाता है। तो मैंने इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश की है। आप कुछ देर इस क्लिप को सुनकर इस पूरे चैप्टर की अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो चैप्टर है नेशनल इनकम का। जैसा कि आपको पता है, नेशनल इनकम है, इसको मैं इस पर मैं ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहूँगा। इसको डिफाइन करने पर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनती है एक अकाउंटिंग ईयर में, उनकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी अगर कर देते हैं तो टोटल अपने पास प्रोडक्ट है, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो भी अपने पास अमाउंट आती है वो नेशनल इनकम में काउंट हो जाती है। तो जहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, मैं सिर्फ उन टर्म्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह वगैरह, इन पर आने से पहले आप तीन चीज़ों को ढंग से समझ लीजिए। अगर आपकी ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म, ग्रोस एंड नेट। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो ऐसा पूछा जाता है कि आप जीडीपी से जीएनपी बनाइए, एनएनपी बनाइए, आप एनएनपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पर जाइए, एंड सो ऑन। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए पहले आप इस चीज़ को समझिएगा, ग्रोस एंड नेट। इस चीज़ को समझिएगा आप। अगर मैं यूँ कहूँ कि आपसे जो टर्म्स पूछी जाती है उनमें जी और एन का डिफरेंस, जी और एन का डिफरेंस, ये होता है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन से एक बात आपने याद रखनी है कि ग्रोस में डेप्रिसिएशन है वो ऐड होती है, ऑलरेडी ऐड होती है ग्रोस में तो। और नेट में डेप्रिसिएशन है वो नहीं होती है। तो ग्रोस है, ग्रोस का मतलब क्या होता है? सारा, टोटल। और नेट का मतलब शुद्ध, जो नया किया जाए। मान लीजिए दो टाइप के इन्वेस्टमेंट है। एक, अगर हमने कहा कि टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब पहले जो मशीन लगी हुई थी उसको भी हमने ठीक करवा दिया और नई मशीन भी हमने लगा दी। तो पहले जो मशीन लगी थी उसको जो ठीक करवाया, इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन मशीन में हुई थी, जिसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है वो, और जो नया इन्वेस्टमेंट किया था वो नेट इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब जिसमें सब कुछ शामिल हो, और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब जिसमें से डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट निकाल दीजिए, नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। सेम यहां पर है। जी और एन का मतलब, जी और एन में डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन से करिएगा। अगर आपको जी गिवन हो और आपको एन पर आना हो, जी गिवन हो, एन पर आना हो, माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिएगा। और अगर एन गिवन हो, जी पर जाना हो तो प्लस डेप्रिसिएशन कर दीजिएगा। क्योंकि ग्रोस में डेप्रिसिएशन होती है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप नेट पर चले जाएंगे, और नेट में जब आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं आप ग्रोस में। तो याद रखिएगा, जब भी जी को एन बनाना हो, जी को एन बनाना हो, तो आप डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जब एन को जी बनाना है आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए। तो पहला डिफरेंस जी और एन के बीच है। दूसरा डिफरेंस आता है डोमेस्टिक और नेशनल, डी और एन का। डी और एन का डिफरेंस, ये वो जी और एन का है, ये डी और एन का डिफरेंस है। ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस पर मुझे ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप जानते हैं कि जितना वो हमारे से कमा के लेके गए उनके फैक्टर, और जितना हमारे फैक्टर उनसे कमा के लेके आते हैं, दोनों का डिफरेंस कर देते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बन जाती है। डोमेस्टिक इनकम वो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की होती है, हमारी होती है सिर्फ, और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं होती। नेशनल इनकम है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। इसका मतलब आपको डोमेस्टिक गिवन है, आपको नेशनल पर जाना है, तो आप इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दीजिए, वेरी सिंपल। और अगर आपको नेशनल गिवन है तो आप उसमें से एन एफ आई ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप डोमेस्टिक पर चले जाएंगे। तो डोमेस्टिक से अगर आपको नेट पर, नेशनल पर जाना है, एन एफ आई ए को ऐड कर दीजिए। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है, एन एफ आई ए है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्योंकि नेशनल इनकम उसमें ये होता है और डोमेस्टिक इनकम उसमें ये नहीं होता।
तो डोमेस्टिक में आप ऐड कर दीजिए और नेशनल में आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये दो टर्म्स आपके पास आ जाती है। तीसरी टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसको माना जाता है, थर्ड टर्म, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, एमपी एंड एफसी। इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिबल रहती है, काफी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिबल रहती है। इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं मार्केट से, उसमें एक टैक्स ऐड होता है। आई रिपीट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं उसमें एक टैक्स ऐड होता है। उस आप कभी अभी अब की बार जो प्रोडक्ट लें तो आप उसको देखिएगा, उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसका मतलब आप इनडायरेक्ट टैक्स है वो पे कर रहे होते हैं। तो हर प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस पर एक टैक्स ऐड होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन कंज्यूमर को कभी सब्सिडी नहीं मिलती, सब्सिडी प्रोड्यूसर को मिलती है। ये याद रखिएगा, आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, आपको पता ही नहीं होता और आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। लेकिन आपको सब्सिडी नहीं मिलती है, सब्सिडी वो प्रोड्यूसर को मिलती है। तो इस बात से आप क्या समझे कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मतलब आप मार्केट प्राइस पे करते हैं, उस टाइम आप एक टैक्स पे कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, और आपको कोई भी सब्सिडी है वो आपको नहीं मिलती। इसका मतलब मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स होता है ऑलरेडी और सब्सिडी नहीं होती है। फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए है, लेकिन जिसको ये पैसा दिया जा रहा है उसके लिए इनकम है। क्योंकि जितने फैक्टर है वो प्रोड्यूसर लगाता है और बदले में जो पैसा देता है उन फैक्टर्स की इनकम बन जाती है, इसलिए उन पर इनकम टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है। तो फैक्टर कॉस्ट है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, लेकिन प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिलती है, इसलिए इसमें सब्सिडी होती है। आई रिपीट, एमपी में इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी होता है, सब्सिडी नहीं होती, और एफसी में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता और सब्सिडी होती है। तो आपको अगर एमपी गिवन हो और आपको एफसी पर जाना हो, तो एमपी गिवन है, एफसी पर जाना है। मैं आपको बता चुका हूं कि एमपी में इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एफसी में नहीं होता है। तो आप इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वेरी सिंपल। और क्योंकि एमपी में सब्सिडी नहीं होती और यहां सब्सिडी होती है, तो आप सब्सिडी ऐड कर दीजिए। ये दूसरा, अगर आपको एफसी गिवन है, आपको एमपी पर जाना है, तो एफसी आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता यहाँ पर, लेकिन यहाँ होता है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दीजिए। और सब्सिडी है वो यहाँ होती है लेकिन यहाँ नहीं होती, तो आप सब्सिडी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी अगर हम घटा देते हैं तो ये बन जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको गिवन हो तो फिर सब्सिडी का चक्कर नहीं रहता। एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो घटा दीजिएगा, एफसी पर आ जाएंगे, एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दीजिएगा, एमपी पर चले जाएंगे। तो अगर आपको ये तीन टर्म ढंग से समझ आई है तो आप आगे की जितनी टर्म्स है उनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जीडीपी से एनएनपी पर कैसे जाएंगे आप, ऊपर जो टर्म्स बताई है उन सभी को याद रखिएगा, उसको याद रखते हम ये बनाएंगे। अगर आपको जीडीपी गिवन है, एनडीपी पर जाना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है। जीडीपी गिवन है, एनडीपी पर जाना है, आप दोनों को मिला के देखिएगा, जीडीपी एनडीपी, एक एक वर्ड मैच करिए। जी से एन मैच नहीं करता, डी से डी मैच करता है, पी से पी मैच करता है, एमपी से एमपी मैच करता है। तो डिफरेंस किस चीज का है? जी और एन का डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया था जी और एन का डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन का होता है। जी में डेप्रिसिएशन होती है और एन में डेप्रिसिएशन नहीं होती है। तो जी से आप डेप्रिसिएशन, तो ये एनडीपी एट एमपी बन जाएगा, क्योंकि जी ग्रोस, ग्रोस में डेप्रिसिएशन होती है, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होती है। तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास ये नेट बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने डिफरेंस करना है। दूसरी टर्म पर आइए, अगर आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है और जीएनपी निकालना है आपने, तो जी से जी मैच करता है, डी से एन मैच नहीं करता है, पी से पी, एमपी से एमपी मैच करता है। तो डी से एन मैच नहीं करता है। डी और एन का डिफरेंस क्या होता है? डोमेस्टिक एंड नेशनल। तो डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पर जाना है, मैं आपको बता चुका हूं इसका, एन एफ आई ए ऐड कर दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपके पास ये डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा। तीसरी टर्म और जो मेन टर्म है, आप इस एक को ध्यान से समझिएगा, तीसरी टर्म को,
जीडीपी अगर आपको गिवन है और आपको एनएनपी पर जाना है, जीडीपी आपको गिवन है और आपको एनएनपी पर जाना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या ऐड करते हैं, देखिएगा इसको। जीडीपी, जी और एन का डिफरेंस डेप्रिसिएशन का होता है, माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए। डी और एन का डिफरेंस है वो डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है वो एन एफ आई ए का होता है, तो प्लस एन एफ आई ए कर दीजिए। और एमपी और एमपी सेम है, तो आप ये करते हैं तो आपके पास ये बन जाता है। इसका मतलब होता है नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए ये एनएनपी दे रखा हो एट एमपी और आपको आना हो जीडीपी पर, वेरी सिंपल, एन से जी पर जाना है। जब एन से जी पर जाना तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। और अगर एन से डी पर जाना है तो माइनस एन एफ आई कर देंगे। तो अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो इन टर्म्स में डिफरेंस करना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो ये टर्म्स है, बेसिक टर्म्स इसका। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। आप इसका फैक्टर कॉस्ट पर हम इसको लेके आते हैं। अगर आपको जीडीपी से एनएनपी एट एफसी पर आना है, मैं कुछ और एग्जांपल उठा रहा हूँ, आप और इसको ध्यान से देख सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बड़ा काम आएगा आपकी ये। तो इसको अगर आपने ये करना है तो देखिएगा इसको। मान लीजिए जीडीपी आपको दे रखा है, जीडीपी एट एमपी, और आपको आना है जीडीपी एट एफसी पर। जीडीपी एट एमपी आपको दे रखा है और जीडीपी एट एफसी पर आपको आना है, तो हम आप क्या करेंगे, इस चीज़ को देखिएगा। देखिए मैंने कहा था सारे वर्ड्स आपको मैच करने हैं। जीडीपी जीडीपी मैच करता है, एमपी से एफसी पर आना ये मैच नहीं करता है। एमपी में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, एफसी में नहीं होता है, इसलिए एमपी में से वो इनडायरेक्ट टैक्स घटा दीजिए और सब्सिडी है वो ऐड कर दीजिए, आप एफसी पर चले जाएंगे, वेरी सिंपल। दूसरा अगर आप इसका कोई और उठाइए, चलो ये बनाते हैं सीधा हम। हमने बनाना है एन एन पी एट एफ सी और हमारे पास गिवन है जी डी पी एट एम पी। आप जी से एन पर कैसे जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डी से एन पर कैसे जाएंगे, प्लस एन एफ आई ए। एम पी से एफ सी पर कैसे जाएंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो इस तरीके से आप इसको, इसकी हेल्प लेते हुए आप अलग अलग एग्जाम्पल्स लीजिएगा और एग्जाम्पल्स लेके आप प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके काम आएगा। ये तो नेशनल इनकम की बात, ये भी नेशनल इनकम होती है। एनएनपी टाइप सी नेशनल इनकम होती है, फैक्टर कॉस्ट पर वो नेशनल इनकम थी, मार्केट प्राइस पर ये फैक्टर कॉस्ट पर होती है। तो कुछ और टर्म्स आती है इसकी, मैं बड़ा शॉर्ट में इनको ही बता देता हूँ आपको। जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे होते हैं उसमें दो सेक्टर की इनकम ऐड होती है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। तो हमने अभी जो नेशनल इनकम बात की, जो टोटल इनकम है, प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा अगर आपने निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा निकालने के लिए पहले आप जीडीपी में से गवर्नमेंट की इनकम निकाल दीजिए सारी। गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है उनकी इनकम निकाल दीजिएगा और जितने नॉन डिपार्टमेंट है उनकी सेविंग निकाल दीजिएगा। अब जो हिस्सा बचेगा वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का बचेगा। जीडीपी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों है, तो आप गवर्नमेंट का निकाल दीजिएगा सारा, तो जितना बचेगा वो प्राइवेट सेक्टर का बचेगा। प्राइवेट सेक्टर है उससे प्राइवेट इनकम पर कैसे आते हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर, अभी नेशनल इनकम में कुछ चीज़ें ऐड नहीं होती, जैसे ट्रांसफर पेमेंट है वो ट्रांसफर पेमेंट आप समझते होंगे, हस्तांतरण भुगतान एक तरफा होते हैं, वन साइडेड पेमेंट होती है, उनके बदले में कुछ नहीं देना पड़ता। अब वो नेशनल इनकम में तो ऐड नहीं होती क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहले ऐड हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ प्राइवेट इनकम एक आम आदमी के पास तो वो जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर का जो आपने निकाला उसमें आप ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर दीजिए। ट्रांसफर पेमेंट किससे, गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट देती है ना, बुढ़ापा पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, तो ये सारी ट्रांसफर पेमेंट तो है। और ऐड कर दीजिए जो ट्रांसफर पेमेंट्स आती है एब्रोड से, हो सकता है आपके रिलेटिव है वो आपको कुछ भेज रहे हो गिफ्ट्स वगैरह जो भी, तो वो ट्रांसफर पेमेंट है, वो एब्रोड से आती है, वो भी आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। और आप पब्लिक बोरोविंग करती है गवर्नमेंट, उस पर इंटरेस्ट होता है, पब्लिक बोरोविंग पर इंटरेस्ट होता है। पब्लिक बोरोविंग होती है लोगों से उधार लिया जाता है और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो वहां तो ऐड नहीं होता क्योंकि वो तो पहले ऐड हो चुका होता है। लेकिन आपकी तो इनकम बनती है ना, वो जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, वो यहाँ ऐड होता है। जो पब्लिक बोरोविंग होती है उस पर इंटरेस्ट है वो यहाँ प्राइवेट इनकम में ऐड होगा। उसके बाद टर्म आती है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, तो पर्सनल इनकम है वो प्राइवेट इनकम से छोटी कंसेप्ट है। पर्सनल इनकम, आपकी जेब में पैसे हैं ना, वो
जब हम पूछते हैं आपने आपकी जेब में पैसे कौन से हैं, आप एकदम से कह देते हैं ये हमारी प्राइवेट इनकम है। नो, वो आपकी प्राइवेट इनकम नहीं है। वो क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वो आपकी प्राइवेट इनकम होती ना, तो अभी अभी आप समझें कि वो प्राइवेट इनकम क्यों नहीं है। उस चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम में से कॉरपोरेट सेविंग और कॉरपोरेट टैक्स, ये दो चीज़ें आप निकाल दीजिए। गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, और जो प्रॉफिट होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट सेविंग और डिविडेंड। तो कॉरपोरेट सेविंग निकाल दीजिए उसमें से, और टैक्स निगम कर और निगम बचत जो आप निकाल देते हैं, वो आपकी पर्सनल इनकम होती है। आपकी पॉकेट में जो पैसे हैं वो प्राइवेट इनकम नहीं है, वो आपकी पर्सनल इनकम नहीं है। वो आपकी क्या है? चलिए आगे चलते हैं। उस पर्सनल इनकम में से जो गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाएगी वो टैक्स आपने पे करना है। उस पर्सनल इनकम में से जो गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाएगी वो टैक्स आपने पे करना है। इनकम टैक्स, लाइक गवर्नमेंट को जो भी पे करना है आपने, फीस, फाइन वगैरह जो भी, वो सारा कुछ जब आप पे कर देते हैं तो आपके पास जो पैसा बचता है उसको कहते हैं हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत परियोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये आपकी जेब में जो पैसे हैं ना, वो प्राइवेट इनकम नहीं है, वो पर्सनल इनकम नहीं है, वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। व्यक्तिगत परियोज्य आय जिसको खर्च किया जा सकता है, वो पैसा आपकी पॉकेट में है। तो आपकी जेब में जो अभी अभी आप ये मत कहिएगा कि इतना कुछ पे करने के बाद बचेगा क्या। जो भी बचेगा आपकी जेब में जो बचा हुआ, इतना सब कुछ पे करने के बाद ही बचा हुआ है, तो ये आपके पास आती है। तो ये दो टर्म्स मैंने आपको बताई है, एक नेशनल इनकम का और एक प्राइवेट इनकम का, प्राइवेट सेक्टर की इनकम है उसका। अभी आप इस चीज को थोड़ा सा और समझिएगा। नेशनल इनकम है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा सा और है, आप बने रहिएगा इस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। आप इस चीज को समझिएगा। तीन मेथड ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते हैं, और ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, रियल में इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है नेशनल इनकम का। प्रैक्टिकली ऐसे मेजरमेंट किया जाता है, प्रैक्टिकली इनका मेजरमेंट किया जाता है। कैसे मेजरमेंट किया जाता है? तीन मेथड आपके पास है, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड देखिए सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली आप इस तरीके से समझिएगा। या तो आप कंट्री की इनकम आप लीजिए, आपकी नेशनल इनकम निकल आएगी। या कंट्री में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को माप लीजिए, नेशनल इनकम निकल आएगी। या लोग खर्चा कितना कर रहे हैं, टोटल खर्चा कितना है कंट्री के अंदर, वो माप लीजिए, नेशनल इनकम निकल आएगी। तो तीनों को माप लीजिए आप, नेशनल इनकम आपके पास आ जाएगी। तो इनकम मेथड में क्या क्या करते होते हैं वो चीज़ आप समझिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्लिप पे, ये पहला पार्ट, चार फैक्टर होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आई रिपीट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार फैक्टर होते हैं। इन चारों फैक्टर की इनकम का टोटल कर दो, नेशनल इनकम निकल आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं, सिर्फ अर्निंग इनकम आपने लेनी है, अर्जित आय, कमाया हुआ पैसा, फ्री का पैसा नहीं लेना है। फॉर फैक्टर है तो उसमें पहला फैक्टर लेबर, लेबर को जो भी मिलेगा वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, है ना। उसमें जो उसको वेज मिलती है, जो उसको काइंड पेमेंट्स मिलती है, महंगाई भत्ते वगैरह जो भी उसको मिलता है और अगर जितना भी उसको मिला लेबर को कमाने के बदले, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है, लेबर को जो मिला। अब तीन फैक्टर और बचे बाकी, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन तीनों की इनकम को ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। तीनों की इनकम को ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। आई रिपीट, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की इनकम को ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो तीनों इकट्ठा होके ये ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। इसको है ना हिंदी में आप कह सकते हैं संपत्ति और उद्यमशीलता से आए। संपत्ति, संपत्ति का मतलब वेल्थ, टोटल लैंड और कैपिटल दोनों को मिला के संपत्ति, वेल्थ कहते हैं हम। तो और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उससे जो इनकम आती है उसको ऑपरेटिंग सरप्लस कहेंगे। प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग एंड डिविडेंड। जो लोगों को मिलता है ना वो डिविडेंड होता है। कॉर्पोरेट टैक्स है वो तो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है, कुछ फर्म्स अपने पास है वो बचा के रखती है कि फ्यूचर के काम आएगा, कॉर्पोरेट सेविंग होती है। तो ये चीज़ें होती है। तीसरी चीज, अभी चार फैक्टर हमने लगाए थे, चारों फैक्टर की इनकम तो इन दो पॉइंट में आ चुकी है, दो पार्ट में आ चुकी है।
और भी कहाँ से पैसा आता है वो देखिएगा, दैट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम होती है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। भाई लैंड भी खुद की है मान लीजिए किसी ने दुकान कर रखी है, आप ये लगा लीजिए किसी ने दुकान कर रखी है, लैंड भी खुद की है लेबर भी खुद की है, एंटरप्रेन्योर भी अगला खुद है, कैपिटल भी खुद की लगा रखी है, सारा पैसा एक ही जगह जा रहा है, इसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। और फोर्थ पार्ट है और कहाँ से पैसा आ सकता है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये चार चीजें हैं। अगर आप इन चारों चीजों को का मेजरमेंट कर लेते हैं तो आपके पास जो पैसा आएगा दैट इज नेशनल इनकम। अभी थोड़ा आप इसको यहां समझिएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। और अगर डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई ऐड कर देते हैं तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। तीनों को ऐड करते हैं, चार मैंने आपको बताया, चार में से तीन को ऐड करते हैं वो डोमेस्टिक इनकम, और उसके प्लस में एनएफआई ये कर देते हैं वो नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम है ये एनएनपी एट एफसी है, फैक्टर कॉस्ट बनी है। आप इसको एमपी पर भी लेके जाते हैं, अगर आप इसको एमपी पर लेके जाना है तो क्या करेंगे आप, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे, और सब्सिडी अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एनएनपी एट एमपी पर चली जाएगी। तो ये पहला मेथड है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी क्लिप होती जा रही है। तो नेक्स्ट में देखिएगा प्रोडक्ट मेथड। इसका जो एक और नाम है, जो मेन नाम है जिसको यूज़ किया जाता है दैट इज़ वैल्यू एडिड मेथड। प्रोडक्ट मेथड बिल्कुल सिंपल सा है। वैल्यू एडिड का मतलब, अभी मान लीजिए ये पेन है, इसका प्लास्टिक वगैरह इंक वगैरह सब का पैसा मिला लीजिए जो जितना बनता है, और फिर पेन का देखिए फाइनल आउटपुट है उसका देखिएगा फाइनल आउटपुट जितने का है, और इसके अंदर जो पैसा लगा उसका, और इन दोनों को आप डिफरेंस कर दीजिए, जो पैसा है वो वैल्यू एड बन जाती है। मान लीजिए इसका टोटल माल है वो 3 रुपए का था, लेकिन जब ये बन के तैयार हुआ तो 5 का बन जाता है, तो 5 - 3 ये 2 रुपीज़ है, वैल्यू एडिड होती है। तो फाइनल और इंटरमीडिएट, फाइनल का मतलब ये जो बन के तैयार है जो सीधा कंजप्शन के लिए जाता है वो फाइनल होता है इंटरमीडिएट जो रॉ मटेरियल है जो बीच के प्रोसेस में यूज होता है वो इंटरमीडिएट होता है। तो वैल्यू एडिड का मतलब फाइनल आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, वैल्यू एडिड बन जाती है। फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल आउटपुट आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। वो कैसे पता करते हैं फाइनल आउटपुट, एक तो जितना बेच दिया वो, और स्टॉक में कितना चेंज आया। टोटल स्टॉक नहीं लिखना है आपने, क्योंकि स्टॉक हो सकता है आपके पास पहले ही पड़ा हो, तो आपने उस पहले जो स्टॉक पड़ा था उसमें कितना और डाला, तो चेंज इन स्टॉक आप लिखेंगे। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स, ये टोटल आप कर देंगे तो आपके फाइनल आउटपुट आता है, टोटल आउटपुट आता है। और चेंज इन स्टॉक निकलता है फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल जो स्टॉक होता है हमारे पास, वो करते हैं तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक आता है। तो स्टॉक और सेल को जब जोड़ देते हैं हमारे पास फाइनल होता है वो। इस फाइनल को बनाने में लगा कितना इंटरमीडिएट उसको घटा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू एडेड हो जाती है, वैल्यू एड है वो आ जाती है। तो जितने तीन सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ये होता है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज का जो एक टाइप की गुड्स को दूसरी टाइप की गुड्स में कन्वर्ट करती है, और ये सर्विस सेक्टर होता है। ये तीनों सेक्टर जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना प्रोडक्शन में, उस सारे प्रोडक्शन को ऐड कर दीजिए, वो सारी वैल्यू एड जो वैल्यू एडेड है उसको ऐड, उसको आप टोटल कर लीजिएगा, आपके पास नेशनल इनकम निकल आएगी। टोटल सारा प्रोडक्ट प्राइमरी जो बना रहा है, सेकेंडरी जो बना रहा है और टर्सरी जो बना रहा है उसको आप कर लीजिएगा। तो वैल्यू एडेड मेथड है, उसमें आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। वैल्यू एड, अगर आप वैल्यू एड नहीं निकालते हैं तो एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों हम वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करते हैं, उस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग, मान लीजिए दूध है, अब आप कहते हैं ये तो फाइनल आउटपुट है, आप उसकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं, और वो आगे जाके पनीर बना, उसकी पनीर की वैल्यू भी आपने ऐड कर ली, और वो पनीर आगे जाके स्वीट्स में डाल दी, स्वीट्स की वैल्यू भी ऐड कर दी। अब आप सोच के देखिए स्वीट्स में पनीर की वैल्यू वो भी ऐड है, दूध है वो भी ऐड है। तो अगर अकेले स्वीट्स की ऐड कर ली जाती तो इन दोनों की तो ऐड ही ना करनी पड़ती, लेकिन हमने तीनों की ऐड कर ली। ये प्रॉब्लम है ना, इसको डबल काउंटिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये मेथड बहुत यूज किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड है। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा, प्रोडक्ट मेथड है इंपॉर्टेंट मेथड है। तीनों सेक्टर है, तीनों सेक्टर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन प्रोडक्ट है उनको जो बनाएंगे उसका टोटल कर लीजिएगा, आपके पास नेशनल इनकम निकल आती है। एंड द थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड है वो, देखिए या तो इनकम मेजरमेंट कर लीजिए या प्रोडक्ट कर लीजिए या फिर एक्सपेंडिचर मेजरमेंट। एक्सपेंडिचर मेथड को याद करने के लिए आप सिर्फ ये दो वर्ड याद कर लीजिएगा, C+I। यू नो दैट
AD इज इक्वल टू C प्लस आई। जब एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई के बराबर होती है तो फिर इसका मतलब खर्चा दो ही टाइप से होता है, या तो कंजप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन को भी खर्चा कहा गया, इन्वेस्टमेंट को खर्चा कहा गया। कंजप्शन में कौन कौन से खर्चे आते हैं? दो मेन आते हैं, प्राइवेट सेक्टर जितना कंजप्शन कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर जितना कंजप्शन कर रहा है। ये आप अपनी बुक से देख लीजिए कौन कौन से कंजप्शन करते हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये सी में ये आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में तो फिक्स्ड कैपिटल पर इन्वेस्ट, या फिर आप इसको कर लीजिएगा ग्रोस एंड नेट या रिप्लेसमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, आप ये कर लीजिएगा। यानी आप किसी भी टाइप से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल पर करते हैं, मशीनों पे करते हैं, बिल्डिंग्स पर करते हैं, वो सारा का सारा। नेट इन्वेस्टमेंट नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारा का सारा। किसी भी फॉर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा इन्वेस्टमेंट ले लीजिएगा। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। साथ में एक चीज़ और ऐड करनी होती है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। क्योंकि नेट एक्सपोर्ट करने के बाद, नेट एक्सपोर्ट के बाद जो पैसा आता है हमारे पास, बचता है पैसा, वो भी तो यहाँ खर्च होता है, नेट एक्सपोर्ट वाला। तो इसलिए इसको भी एक्सपेंडिचर मेथड में शामिल किया जाता है। अगर नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है तो खर्चा बढ़ जाता है, नेट एक्सपोर्ट अगर नेगेटिव है तो खर्चा कम हो जाता है। तो नेट एक्सपोर्ट है उसको भी यूज किया जाता है। तो डोमेस्टिक है, इन सबको ऐड कर देंगे हम, कंजप्शन को, इन्वेस्टमेंट को, नेट एक्सपोर्ट। कंजप्शन के अंदर अलग अलग टर्म्स आती है, वो बुक से देख लीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट उसमें अलग अलग टर्म्स, वो बुक से देख लीजिएगा। इन तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो डोमेस्टिक है वो बन जाती है, और डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड कर देते हैं तो नेशनल बन जाती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे जो एनएफआई है और नेट एक्सपोर्ट है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, नेट एक्सपोर्ट को और एनएफआई को, तो ये होता है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शुद्ध विदेशी निवेश। अकेली ये टर्म दी हो तो इन दोनों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा आप कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और ये जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐड कर देते हैं तो नेशनल इनकम निकल आती है। ध्यान रखिएगा, एनएफआई और नेट एक्सपोर्ट है, दोनों को हम शुद्ध विदेशी निवेश कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जितनी टर्म्स आपने की है, ये नेशनल इनकम है, उसका समराइजेशन है। एक चीज़ और आप सुनते जाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, नेशनल इनकम में क्या ऐड होता है, क्या ऐड नहीं होता है। इस चीज़ को आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि नेशनल इनकम में क्या ऐड करना चाहिए। कई बार आपको एक टर्म दी होती है और पूछ लेते हैं कि जब नेशनल इनकम है उसमें क्या ऐड करना चाहिए और क्या ऐड नहीं करना चाहिए। तो नेशनल इनकम में आप वो सब ऐड कर, ध्यान से सुनिएगा जो लाइन में आपको बोल रहा हूँ, कि नेशनल इनकम में वो सब ऐड करना चाहिए जिनसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और अर्निंग इनकम ही ऐड होती है। अर्निंग इनकम, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लीजिए कुछ भी बना है प्रोडक्ट, अगर वो आपको दिया हो कि ये ऐड होगा, कि आप कहेंगे यस। आपने अपने घर में सब्जी भी लगाई है ना, तो उस सब्जी का एस्टिमेटेड जो उसका प्राइस है वो ऐड किया जाएगा। आपने घर के अंदर वेजिटेबल्स लगा रखी है, कि अगर आप वहाँ ना लगा, प्रोडक्शन हुआ है ना, कुछ भी प्रोडक्शन किसी भी फॉर्म में, आप जिस घर में रह रहे हैं उसका भी एस्टिमेटेड रेंट है वो ऐड किया जाता है। किसी भी तरीके से अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो आगे, अब मान लो कि आपने सिर्फ ये देखना है कि ये चीज़ बेची जा रही है, तो इस ये नया बना है कि नहीं बना। मान लीजिए गाड़ी अगर बनी है और गाड़ी का प्राइस है वो ऐड किया जाएगा, लेकिन अगर वही गाड़ी पुरानी बेची जा रही है तो वो ऐड नहीं की जाएगी नेशनल इनकम में, क्योंकि उसकी प्राइस पहले ही ऐड हो चुकी थी, लेकिन ब्रोकर की फीस है उसकी ऐड की जाएगी। और अर्निंग इनकम ही ऐड होगी, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट ऐड नहीं होगी, वृद्धावस्था पेंशन ऐड नहीं होगी, फ्री में मिला है। और बेरोजगारी भत्ता ये ऐड नहीं होगा, ये फ्री में मिला है। स्कॉलरशिप, ये चीज़ें ऐड नहीं होती, ये वन साइड पेमेंट होती है। लेकिन वहीं रिटायर्ड पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो ऐड की जाती है, क्योंकि रिटायर्ड पेंशन है वो कमाया हुआ पैसा होता है, पहले ही उसी का होता है। अब मान लीजिए पीएफ है, प्रोविडेंट फंड में एक कर्मचारी है, उसका पैसा वो ऐड नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उसकी सैलरी जो है उसमें ऐड हो चुका है ना। लेकिन उसी प्रोविडेंट फंड में अगर उनके मालिक जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो पैसा ऐड किया जाएगा। वो पीएफ अलग से ऐड नहीं होता, क्योंकि वो पहले ऐड हो चुका होता है, लेकिन जब उसके अंदर जो मालिक योगदान देते हैं वो सारा का सारा योगदान वो ऐड होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम में वो हर चीज़ ऐड होगी जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो, और जो अर्निंग इनकम हो वो हर चीज़ ऐड की जाती है। और कुछ भी ऐसा जो पुराना बेचा जा रहा है या जिससे कुछ नया नहीं बन रहा है, वो कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा।
जब भी आपको माइंड में ये क्वेश्चन आए कि क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है क्या, या कमाया हुआ पैसा है क्या। किसी भी तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, आप वो बेझिझक आप ऐड कर दीजिएगा और आप उसमें यस बोल सकते हैं। तो ये नेशनल इनकम है, उसका चैप्टर मैंने आपको समराइज करके बताया है। आप इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा और बुक की हेल्प लेके, ये +2 की बुक में भी है, ग्रेजुएशन की बुक में भी है, तो आप उसकी हेल्प लेके आप इसको सीखिएगा। और अगर आपको फिर प्रॉब्लम आए तो इस क्लिप को दोबारा सुनिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मैंने दे दिया है। फिर भी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम आपको और आती है। तो नेक्स्ट कभी नेशनल इनकम का की कोई क्लिप और बनेगी, उसमें आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक्स।